किसान और सरकार के बीच गतिरोध खत्म होता दिख रहा है। कल दोपहर बातचीत का नया दौर शुरू होगा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड है। ऐसे में सवाल है कि कल की बैठक की गर्मी से क्या टकराव की बर्फ पिघलेगी, खास करके तब जबकि किसान सीधे सीधे कानून खत्म करने पर अड़े हैं, जबकि सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कानून वापसी को लेकर वो कोई समझौता नहीं करेगी। तो आपको बता दें कि जो बैठक अब आज होने वाली थी वो कल होगी। दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी सरकार और किसानों के बीच। 40 किसान संगठन जो है इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन फिर से बड़ा सवाल ये है कि जो लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून वापस हो, क्या इस पर कोई रास्ता निकलेगा या नहीं। किसानों और सरकार के बीच 30 दिसंबर को बैठक। किसानों ने भेजा 29 दिसंबर को बैठक का प्रस्ताव। करीब 3 हफ्तों के अंतराल के बाद किसानों और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू होगी। 30 दिसंबर यानी कल किसान नेता 7वें दौर की चर्चा के लिए आमने सामने बैठेंगे। इससे पहले 8 दिसंबर को किसान नेताओं की बातचीत गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई थी। 3 दिन पहले भेजी गई किसानों की चिट्ठी पर मंगलवार को अमित शाह और रेल मंत्री पीयूष गोयल के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद ही सरकार ने किसानों को बातचीत के सिलसिले में अपना जवाब भेजा। भारत सरकार किसानों के साथ साफ नीयत और खुले मन से मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी ओर से लिखी गई चिट्ठी में उठाए गए चारों मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। आपसे अनुरोध है कि 30 दिसंबर दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्तरीय समिति के साथ समाधान की बैठक में शामिल हों। किसानों के साथ सरकार अब तक 6 दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन किसान तीनों कानूनों को खारिज करने से कम पर कुछ भी कबूल करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि किसान नेताओं ने जो बातचीत का प्रस्ताव भेजा था उसमें भी पहली शर्त यही है। देखिए किसानों के प्रस्ताव की 4 शर्तें, जिसके आधार पर अब 30 दिसंबर को बैठक होनी है। 3 कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर सबसे पहले चर्चा हो। MSP की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया पर बात हो। पराली जलाने पर सजा और जुर्माने पर बात हो और विद्युत संशोधन विधेयक में बदलाव पर बात हो। सरकार को प्रस्ताव भेजने के साथ ही किसानों ने यह अल्टीमेटम भी दिया था कि आंदोलन और तेज होगा। दिल्ली की सीमाओं पर इसका असर भी दिखने लगा है। सिंगू बॉर्डर पर बड़ा मंच तैयार कर लिया गया है। टिकरी बॉर्डर पर भी आंदोलनकारियों की तादाद बढ़ रही है। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी से किसान लगातार पहुंच रहे हैं। बिहार के नेता पप्पू यादव भी यहां किसानों का झंडा बुलंद करते दिखे। उधर केंद्र सरकार भी जवाबी रणनीति पर जोर शोर से काम कर रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के लिए कई किसान संगठन लगातार पहुंच रहे हैं। इनकी यही अपील है कि नया कानून उनके हित में है और सरकार किसी भी दबाव में आकर कानूनों में बदलाव न करे। लिहाजा ये तो करीब करीब नामुमकिन लगता है कि आंदोलनकारी नेताओं की कानून वापस लेने की मांग पूरी होगी। इससे कम में क्या हो सकता है, ये कल ही तय होगा। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। और सीधे आपको ले चलते हैं हम गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर हमारे संवाददाता कुमार कुणाल हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, वहां से तस्वीरें आई, पप्पू यादव भी मंच साझा करते हुए राकेश टिकैत के साथ नजर आ रहे हैं। क्या बातचीत हुई है और खास करके कल जो बातचीत होने वाली है मुख्य तौर पर सरकार के साथ, उसको लेकर क्या खबरें? देखिए, गर्मी बढ़ रही है, ठंडक दिल्ली में है, लेकिन सियासी गर्मी जो है, पप्पू यादव की तस्वीर आपने जिसका जिक्र किया, या फिर कल जो बातचीत होने वाली है उसको लेकर सियासी गर्मी है, उस सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। माहौल पूरा तैयार है। आप देख सकती हैं अलाव का भी पूरा इंतजाम है। किस तरीके से ठंड में जो प्रदर्शनकारी है वो अपनी सुबह बिता रहे हैं। लेकिन क्या कोई बात बनेगी? लगता है कल बातचीत होनी है। नहीं, बात बनेगी 100%। मोदी को वहीं जाना पड़ेगा जहाँ आया था। तीनों कानून वापस होंगे। MSP जो है कानून में बंधेगी। उससे कम रेट पे जो भी खरीदेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। नहीं तो जीत के ही जाएंगे या मर के जाएंगे, उससे पहले नहीं जाते भाई। जिस तरीके से श्वेता यहाँ पर आवाज आ रही है वो यही है कि यहाँ से कोई भी कॉम्प्रोमाइज का फॉर्मूला नहीं है। जो भी होगा जीतना है या हारना है, इसी तरीके का है। अरे करी सौरे को यार, ऐसे हो को तो कर। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होगा 26 जनवरी पे जो हजारों लाखों किसान हजारों ट्रैक्टर लेके
परेड में शामिल होंगे अब की बार दिल्ली। अलग है। बुजुर्गों का कहना है कि बात बनेगी, बात बन सकती है, लेकिन जो युवा है उनका कहना है कि यहाँ पर जोश ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। अगर बात नहीं बनती है श्वेता, तो 26 जनवरी की परेड तक में शामिल होंगे, ये भी तैयारी है। तो ये तमाम चीजें बातचीत से पहले निकल करके आ रही हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो कल पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर उत्साह में कोई कमी नहीं। बिल्कुल, आपके पास दोबारा आएंगे कुणाल, लेकिन इस बीच आपको बता दें बातचीत तो दोबारा शुरू हो रही है, लेकिन कुछ मुद्दों पर दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े हुए हैं। हालांकि बातचीत से दोनों पक्षों को उम्मीद भी है। ये बिल है वो किसान के हित के बिल है, किसान को आजादी देने वाले बिल है। किसान अपनी फसल को मनचाहे स्थान पर बेच सकेगा, तो इसके लिए जो बिल है इसके अंदर जो अच्छी बातें हैं निश्चित रूप से उसके बाद में भी अगर संशोधन की आवश्यकता है तो अगर वो बात कोई ऐसी रखेंगे अगर उसमें, तो निश्चित रूप से उसको भारत सरकार विचार करेगी और बातचीत से ही हल निकलना है। देखो, हमने ये करा है कि जो कानून है ये कानून बदले जाए, इनमें संशोधन नहीं चाहते। ठीक है, बिजली का एक कानून लेकर आ रहे, अमेंडमेंट उसमें भी हो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। अब क्या क्या बताओ, 700 सिस्टम है देश में, तो पूरा ही किसान बर्बाद हो गया। ये किसान को और बांधने का प्लान कर रहे हैं। एमएसपी पर कानून बने। अब एक चीज थोड़ा है, किसान तो 70 साल से बर्बाद हो गया देश की आजादी से। हाँ, किसान की तो सुनी नहीं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों को आज प्रधानमंत्री मोदी एक सौगात देंगे। बुलंदशहर के न्यू खुर्जा जंक्शन और कानपुर के न्यू भावपुर के बीच आज से फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ियां दौड़नी शुरू हो जाएंगी। आज पीएम इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा स्टेशन से न्यू भावपुर स्टेशन तक करीब 351 किलोमीटर ट्रैक बिछाने समेत सारे काम हो चुके हैं। इस पर मालगाड़ियां चलाई जाएंगी। तैयार ट्रैक पर अब तक करीब 2000 से अधिक खाली और लोडेड मालगाड़ियों का ट्रायल हो चुका है। मंगलवार से प्रतिदिन 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक स्पीड से मालगाड़ियां दौड़नी यहां शुरू हो जाएंगी। कॉरिडोर उद्घाटन के लिए तैयारी की गई है। अलग से कार्यक्रम प्रसारण के लिए स्टेशन पर 3 एलईडी और 2 प्लाज्मा भी लगाए गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय केंद्र सरकार के अधीन आने वाला वो विभाग है जिस पर सबसे ज्यादा विपक्षी नेता आरोप लगाते रहते हैं। इस सूची में आज शिवसेना के सांसद संजय राउत भी शामिल हो गए हैं। राउत की पत्नी को पीएमसी घोटाले के सिलसिले में आज ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। 2 बार उन्होंने तबियत ठीक नहीं होने के आधार पर पेशी को टाल दिया था। आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, जो करना हो कर लो। शिवसेना सांसद संजय राउत का ये रूप देश ने पहली बार देखा जब वो मुंबई में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपा खो बैठे। मैं नहीं डरने वाला, उनको भी पता चलेगा किससे पंगा लिया है। अब सवाल यह है कि संजय राउत किससे और क्यों नाराज है, वो किसे चैलेंज दे रहे हैं। तुम्हारा घबरा वाला लगे। इन सवालों का जवाब राउत की पत्नी को मिला एक नोटिस है, जिससे जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए राउत ईडी से सीधे बीजेपी के सूरमाओं पर जा पहुंचे। ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें? इस देश में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। 50 लाख रुपए के लेन देन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत की पत्नी उषा राउत को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। वर्षा राउत ने एक माधुरी राउत नामक व्यक्ति से 55 लाख का लोन लिया है। माधुरी राउत प्रवीण राउत की वाइफ हैं। प्रवीण राउत HDIL कंस्ट्रक्शन की सब्सिडियरी कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर हैं। HDIL कंपनी के प्रमोटर्स सारंग और राकेश वधावन PMC बैंक स्कैम में मुख्य अक्यूज्ड हैं और इसीलिए वर्षा राउत को अब समन कर इस ट्रांजैक्शन के बारे में पूछताछ के लिए ईडी के अफसरों ने ईडी के दफ्तर 29 दिसंबर को बुलाया है। लेकिन बीजेपी संजय राउत की सफाई से संतुष्ट नहीं है और इस मामले को तूल देने में लगी है। मगर इस विवाद ने ईडी को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसे विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल करने का आरोप अक्सर लगता रहता है। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।
और सीधे मुंबई से जुड़े हैं हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख। मुस्तफा, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज ईडी दफ्तर में कितने बजे पेश होना है वर्षा राउत को? जी बिल्कुल, समन तो 11 बजे का दिया गया है, लेकिन क्या वर्षा राउत आज ईडी जाएंगी, ये अभी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि संजय राउत कुछ ही देर में अपने घर से बाहर निकलेंगे, तब वो इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। खबरें ऐसी आ रही है कि ईडी जाने के चांसेस आज वर्षा राउत के कम है, वो लेटर भेजकर एग्जेम्पशन मांग सकती है, लेकिन ये चीज कंफर्म करना भी बाकी है। संजय राउत की तरफ से ऑफिशियल पुष्टि इस बारे में आना बाकी है, लेकिन दूसरी ओर ये बात भी नकारी नहीं जा सकती कि ये पूरा मामला ईडी का नोटिस का एक राजनीतिक मामला महाराष्ट्र में बन चुका है, और अब शिवसेना ये ढूंढ रही है कि किस तरह से इस नोटिस पर बीजेपी को जवाब दिया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा, नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र से टकराव का नया मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल दक्षिण बंगाल के आईजी पुलिस राजीव कुमार को प्रमोशन देकर एडीजी बना दिया है। राजीव कुमार उन पुलिस अफसरों में शामिल हैं जिन्हें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार काफिले पर हमले के मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली तलब किया था। राजीव कुमार के अलावा केंद्र का समन पाने वाले डायमंड हार्बर के एसपी भोलानाथ पांडे को होमगार्ड में इसी पद पर ट्रांसफर कर दिया गया है। तो एक बार फिर से आमना सामना बीजेपी वर्सेस टीएमसी साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है। राजीव कुमार को प्रमोट कर दिया गया, जबकि ये वही राजीव कुमार है जिनको दिल्ली तलब किया गया था। आज ममता बनर्जी रैली भी करने वाली है और कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह की रैली का जवाब देने के मूड में आज वो उतरेंगी। लेकिन उससे पहले देखिए, ममता सरकार ने मनोगे लोईवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोगे, ये तो सीधे तौर पर भिड़ंत है ना, जिन्हें दिल्ली बुलाया गया उसको लेकर अब उन्हीं को प्रमोट कर दिया जाना, तो ये क्या संकेत देता है? ये वही संकेत देता है जो राजनीति में कहते हैं कि आपसे जो करते बने कर लीजिए, हम अपने अधिकारियों को बंगाल में रखेंगे, उन्हें प्रमोशन भी देंगे और उसके साथ साथ उनके साथ खड़े भी रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस सरकार ने जहां एक और केंद्र सरकार को ये बता दिया था कि इन 3 अधिकारियों को, तीनों आईपीएस ऑफिसर भोलानाथ पांडे, प्रवीण त्रिपाठी और राजीव मिश्रा, इन तीनों को दिल्ली डेप्यूटेशन पे केंद्र सरकार के अधीन नहीं भेजा जाएगा, तो वहीं अब उनका प्रमोशन देकर ये भी साफ कर दिया गया है कि राज्य सरकार जो चाहेगी वो करेगी अपने अधिकारियों के साथ। प्रमोशन एक संदेश भी है, प्रमोशन एक संकेत भी है कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई सिर्फ तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं है, राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार है, जो लगातार चल रही है, लेकिन अब कई गुना ज्यादा बढ़ भी गई है। बिल्कुल, और आज मनोज्ञा ममता बनर्जी रैली भी करने वाली है, उस पर भी नजर रहेगी हमारी। आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। और आपको हम बता दें कि बचपन से हमारे देश की, माफ करिएगा, अगली खबर आपको हम बताएं कि गाड़ियों पर अपनी जाति का स्टिकर चिपकाने वाले, ये उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, गाड़ियों पर अपनी जाति का स्टिकर चिपकाने वाले, जाति लिखवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पहली दस्तक यूपी से शुरू हो गई है, जिसे देश में हर जगह लागू होना चाहिए। कुरैशी साहब की स्कॉर्पियो, खान साहब की बुलेट, सक्सेना जी की कार, यदुवंशी लिखा टेम्पो, यदुवंशी लिखी मोटरसाइकिल, शर्मा जी की बाइक, ठाकुर और क्षत्रिय के नाम से चलती 4 पहिया, बाइक हो या मोटरसाइकिल, टेम्पो हो या कार, कंपनी इंजन लगाकर देती है, पेट्रोल डीजल से चलते हैं, लेकिन भारतीय समाज की गाड़ियां मानो कंपनी के इंजन से ज्यादा जाति के स्टिकर रूपी इंजन से ही चलते हैं। लेकिन अब जातियों पर चलेगी कानून की कैंची और गाड़ियों पर जाति की हनक दिखाने की आदत पर कानून का रंग चढ़ेगा, क्योंकि पीएमओ से निर्देश आया है, उत्तर प्रदेश में आदेश बढ़ा है,
जातियों से कोई बार नहीं, लेकिन गाड़ी पर लिखाया या चिपकाया तो खैर नहीं। शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ में सक्सेना जी अपनी जाति और मम्मी पापा का आशीर्वाद वाला स्टिकर चिपकाए अपनी कार में पकड़े गए। मानो सक्सेना जी ना लिखाते पीछे तो गाड़ी कहती मैं नहीं चलूंगी। अब ये जो है सक्सेना जो है, अब इसमें कार्रवाई है 177 में। इस गाड़ी को लखनऊ में सीज, ठीक है, कोर्ट में छोड़ दिया। मैं भी कोई बात। सुनील शेट्टी की रक्षक फिल्म के गाने पर तक्षक बनकर तन मन डुलाती है स्कॉर्पियो नागिन इसलिए बन बैठी क्योंकि ये कुरैशी साहब की जाति से इतना प्रेम कि स्कॉर्पियो के आगे नंबर प्लेट पे कुरैशी, डैशबोर्ड पर रखवाया कुरैशी नेम प्लेट, पीछे नंबर प्लेट पर लिखवाया कुरैशी। मोहल्ले वाले इस नागिन स्कॉर्पियो को आता जाता देख कुरैशी साहब की गाड़ी जा रही है कहते होंगे, लेकिन अब कुरैशी साहब कानून का पाठ पढ़ रहे हैं और उनकी गाड़ी थाने में चालान कटवाए खड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, यूपी में जाति सूचक स्टिकर या शब्द किसी वाहन पर दिखे तो चालान तो होगा ही, गाड़ी भी सीज की जा सकती है। चालान कट्टा दिखा तो गाजियाबाद में कुछ लोगों को जाति से ज्यादा जेब की ऐसी चिंता आई कि जात धर्म का स्टिकर हटाने में भल मनसाहत समझने लगे। बाकी बाराबंकी में क्या संतोष यादव को लगा था कि यदुवंशी लिखवा देंगे तो इनकी बाइक कृष्ण का रथ बनकर सड़क पर दौड़ेगी। ये गाड़ी पे क्या लिखवा रखा आपने? यदुवंशी लिखवाया। सरकार का आदेश आ गया कोई भी जाति सूचक गाड़ी पे नहीं लिखवाया जाएगा। सर अब हटवा देंगे, तो मालूम है सर बहुत पहले लिखवाए थे। बस उसी के बाद से जातियों की ठसक दिखाने वालों पर कानून की कार्रवाई शुरू हुई। गाजियाबाद से अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।